बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सफ़ेद पत्थरों से बनी इस इमारत के अंदर एक नहीं बल्कि दो सुप्रीम कोर्ट एक ही वक्त में मुतहरिक हैं। इसके अलावा ईवान सदर इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट जनरल फैज़ और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ये सेम पेज पर हैं और इन्होंने बहुत बड़े फैसले का जो है वो एक होमवर्क कर रखा है और माइंड बना रखा है। अब जिस तरह 8 रुकनी बेंच की तश्कील हुई, उसका मकसद क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम जो इस वक्त 8 रुकनी बेंच है उसकी कंपोजिशन पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन हम इस चीज़ पर आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वाज़े तकसीम पाई जा रही है ये हालात को किस तरफ लेकर जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या माइंड बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जिस तरह गुज़िश्ता शब जो है वो एक 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया और उसी वक्त दरख्वास्तें आई, उसी वक्त उनको नंबर लाट हुआ, उसी वक्त लार्जर बेंच यानी 8 रुकनी लार्जर बेंच बना और उसी वक्त जो है वो केस के लिए समाअत मुकर्रर हुई। इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या थीं? उसकी बुनियादी तौर पर वजूहात ये थी कि कहीं ऐसा ना हो, यानी इनको 20 तारीख से पहले इस मैटर को टेकअप करना था, क्योंकि 20 तारीख से पहले अगर ये टेकअप करते हैं जिस तरह कर लिया है, तो अब अगर 20 तारीख के बाद जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 है उसके नाफिजुल अमल हो जाने से पहले इस बेंच का तश्कील पाना ये जाहिर करता है कि अगर अब वो जो बिल है वो एक्ट भी बन जाता है तो भी इस बेंच पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ पहले से बन चुकी हो उस पर जो नया कानून होता है वो लागू नहीं होता। तो बहरहाल इस वजह से जो है वो फौरी तौर पर दरख्वास्तें अपने लोगों से तैयार करवाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की ये एक रिवायत है कि उनको जिस मामले पर कुछ करना होता है तो इनके अपने वकील जो मुकर्रर होते हैं, इनके अपने लोग मुकर्रर होते हैं जिनको आम शहरी कहा जाता है, तो फिर उनकी तवस्सुत से दरख्वास्तें दायर की जाती हैं और जिस तरह कल की गई। तो अब अगर कुछ भी होता है तो अब ये कानून इस पर नाफिजुल अमल नहीं होगा, यानी इस पर इम्पोज नहीं होगा। और इसमें आपको एक बात बताता चलूं कि आज जिस तरह प्रोसीडिंग हुई और जिस तरह से जो है वो दलाल दिए गए वकला की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, 8 रुकनी बेंच थी, वो तो खामोश थी ना, उनके तो ज़ाहिर दिल की उनके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। अब उनको सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का है कि सदर से बिल वापस जाएगा और 20 को ये जो है वो एक्ट बनेगा और उसके बाद इस एक्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना है। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक आपको बड़ी और अहम और हैरानकुन बात बताता चलूँ कि कोई भी बेंच बनता है तो उसमें अगर कोई फरीक यानी जज जो है वो अगर मुतासरा फरीकैन में शामिल हो तो वो जज उस बेंच का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 है, इसमें अगर हम देखें तो फर्द वाहिद मुतासिर हो रहा है, वो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, और वो खुद जो है वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। कितना अनोखी बात है ना, कितनी हैरानकुन बात है। यानी वो 8 रुकनी बेंच जिसको मुतासबाना कह सकते हैं, जो अना के घोड़े पर सवार है और जिस बेंच को बड़ी ढिठाई से बनाया गया है, और इस बेंच का तश्कील पाना अपने आप में जो है वो एक मैं कल भी इस पर बहुत बात कर चुका हूं, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस बिल को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डालना है। और ये फैसला, जिस तरह मैंने कहा कि ये फैसला आएगा 2-6 से या 3-5 से, ये आज आप मेरा फिगर जो दोनों है ये आप जहन में रख लें। लेकिन इसमें आज जो नोटिस हुए हैं, तो बहरहाल इस चीज़ को देखें तो इस बेंच के पीछे जो दिमाग कार फरमा है वो जो है वो जनरल फैज़ और अपना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दिमाग कार फरमा है, और वो एक पेज पर हैं
اور وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین ایک اور چیز جو بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے وہ ہے 14 تاریخ کو، اب 14 تاریخ میرے خیال میں کل ہے شاید، تو 14 تاریخ کو جو سماعت ہوگی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، جس میں اسٹیٹ بینک سے اور ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس حساب سے بھی انہوں نے مائنڈ بنا دیا ہے، اپنا مائنڈ بنا لیا ہے سپریم کورٹ نے، اور اس حوالے سے جو آرڈر آئے گا وہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اور دنیا کا انوکھا آرڈر ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں وزیر اعظم کو کابینہ سمیت گھر بھیج سکتے ہیں، یا پھر پوری پارلیمان کو جو ہے توہین عدالت کے مرتکب ٹھہرا کر گھر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ آج جو اپنا قائمہ کمیٹی تھی برائے خزانہ سپریم کورٹ اور قومی اسمبلی کی، ان دونوں نے اتفاق رائے سے اس بل کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کا حصہ ہیں، اور اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہم 21 ارب روپے انتخابات کے لیے نہیں دے سکتے، یہ طے شدہ بات ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ابھی جو ہے وہ یہ نیشنل اسمبلی میں میٹر ہے، اب نیشنل اسمبلی دیکھے گی کہ اس بل کا کیا کرنا ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ اس بل میں وزیر اعظم کو کابینہ سمیت گھر بھیج سکتے ہیں، یا جس طرح وزیر اعظم اور اس کی کابینہ نے پہلے فیصلہ کیا، پھر سپریم کورٹ میں میٹر ہے، پھر قائمہ کمیٹی جو ہے وہ خزانہ اپنا سینٹ اور قومی اسمبلی، ان دونوں قائمہ کمیٹیز کو گھر بھیج سکتے ہیں، یا پھر پوری پارلیمان کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح پورا میں نے کہا نا کہ پوری بساط کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس لپیٹا لپیٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس میں مظہر عباس صاحب نے کہا تھا، اب ظاہر نامور صحافی ہیں اور ان کا بڑے صحافیوں میں شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بساط کو لپیٹا جا رہا ہے، یعنی نظام کو لپیٹا جا رہا ہے، اور اگر کوئی مانے یا نہ مانے، اب کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، اور موجودہ حکومت اپنے ہاتھوں کی گرہیں دانتوں سے کھول رہی ہے۔ اس وقت ان کی غیرت اور شرم اور جو ہے وہ سپریمیسی کہاں مر گئی تھی، جب جسٹس عمر عطا بندیال کے کہنے پر جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور اس وقت کیا ہوا تھا، اس وقت ان کا ضمیر کہاں گیا تھا، اس وقت آج چاہے اعظم نذیر تارڑ صاحب قوم سے معافی مانگیں، لیکن اب وہ معافی کسی کام کی نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات، اس کو بھلے کوئی متعصبانہ کہے یا کچھ بھی کہے، میں اس وقت اتنا کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ جو بینچ ہے وہ ایک تعصب زدہ اور ایک لسانیت سے بھرپور اور ایک آمرانہ سوچ رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اس بینچ نے سپریم کورٹ میں جوڈیشل مارشل لا نافذ کر رکھا ہے، اور جو ان کے اپوزٹ جج ہیں جو موسٹ سینئر ہیں ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، باقی چنوانا رہ جاتا ہے۔ تو کل پچھلے جو اس سے پہلے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو تنہا کر دیا تھا، اٹارنی جنرل نے اور جو ہے وہ اپنا وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے، یعنی ان دو جونیئر ججز کے حق میں ووٹ دیا، اور آج وہی دو جونیئر جج اس بینچ کا حصہ ہیں، اور آج حکومت بیٹھی یوں کر کے دیکھ رہی ہے کہ ہم نے جو کل منہ کالا کیا تھا آج وہ ہمیں دکھ رہا ہے سامنے۔ تو سینئر سیاستدان ہو کے اور وقت کے اتنے وقت کے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وقت کے ہنٹر کھا کے اور حالات کی لہروں کے تھپیڑوں سے نکل کر اس مقام پر پہنچنے والوں کو، جہاں پارلیمان کو مستحکم کرنا چاہیے تھا، وہاں انہوں نے عمر عطا بندیال کو مضبوط کیا۔ نہ صرف انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کو مضبوط کیا، نہ صرف ان کے دو جونیئر جج دیے، بلکہ ظلم کی بات یہ ہوئی کہ سندھ کے موسٹ سینئر جو جج تھے ان کو بائی پاس کر کے، اور جو پنجاب کے جو ججز یہاں پر سندھ میں تعینات تھے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ان کو جو ہے وہ ایلیویٹ کیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है इस 8 रुकनी बेंच में, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है इस 8 रुकनी बेंच में, तो मुझे बताएं ये बेंच किसका है? और पंजाब की बालादस्ती हम क्यों इस हद तक हम बर्दाश्त करें, क्यों कबूल करें? क्यों आप बगावत को जन्म दे रहे हैं? क्यों आप लिसानियत को हवा दे रहे हैं? क्यों आप सुबायत को परवान चढ़वा रहे हैं? आप मुल्क को किस नहज पर ले जाना चाहते हैं? आप पूरी काबीना को घर भेजना चाहते हैं? आप में इतनी हिम्मत आ गई है क्योंकि आप ये जहन बना चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम। बस पार्लियामान सुप्रीम नहीं है जिसने आइन बनाया, अब आइन के मालिक भी आप हैं और जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं उनकी इज्जतों के मालिक भी आप हैं। और आप चाहें तो वो कानून साजी करें, आप चाहें तो वो कानून साजी ना करें। यानी ये जिंदगी का, मेरी जिंदगी का ये पहला ऐसा अनोखा केस है कि जिसमें ये इस्तदा की जा रही है कि पार्लियामेंट को रोका जाए कि ये बिल मंजूर ना किया जाए। अब इन नमक हराम वकीलों से पूछें कि भाई आपका क्या लेना देना, आपका मुफाद सिर्फ यही है ना कि ये जजेस जो बैठे हुए थे आपके सामने, 8 जो पुतले बैठे हुए थे, 8 पुतलों ने आपका केस सुना है, आपको फेवर चाहिए, तो उस फेवर के लिए आप पूरे निजाम की बिसात लपेटना चाह रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त ही जनरल फैज और साकिब निसार का जो दिमाग है वो काम कर रहा है और प्रोजेक्ट इमरान तेजी से आगे बढ़ रहा है और हुकूमत ने पैसे नहीं दिए और ना ही देने हैं, ना ही दे सकते हैं। और इसके अलावा 8 रुकनी बेंच में जो मुतासरा फरीक शख्स है जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो इस बेंच का सरबराह है और इस बेंच के फैसले से भी मैंने आपको आगाह कर दिया है। ताहम मैं आपको इस वक्त इतना जरूर बता सकता हूं कि अनकरीब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसी हफ्ते के एंड तक हो या फिर अगले हफ्ते की इब्तदा में हो। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से बहुत सी चीजें अखज़ की जाएंगी, बहुत बड़े फैसले किए जाएंगे, क्योंकि इत्तलात हमारी ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो इस बेंच की कंपोजिशन पर एतराज है। इस बेंच की कंपोजिशन मुतनाज़े है, इस बेंच की जो कंपोजिशन है वो तासुब पर मुबनी है, मुतासिबाना है। और इस बेंच की जो कंपोजिशन है वो पहले अपना माइंड बना चुकी है। तो अब वो जो केस सुन रहे हैं वो केस उनको क्यों सुन रहे हैं? ऑर्डर दो भाई, या बस केस आपने सुन लिया, केस आपने पढ़ लिया। नाजरीन, मेरे जराए यहां तक कह रहे हैं कि ये पिटीशंस बनवाई गई हैं, ये पिटीशंस साकिब निसार या फिर जो है वो इन अब जो ये जो बेंच है, इस बेंच के एक मोजिज जज साहब ने ये जो पिटीशंस हैं ये बनवाई हैं। अगर आप इन पिटीशंस का जायजा लेंगे तो सिर्फ जो चंद पैराएं ऊपर नीचे होंगी, बाकी पिटीशन सेम है। ये पिटीशंस बनवा के और अपनी सुप्रीम कोर्ट में लगवाई गई हैं। आखिर क्या वजह है कि जनवरी से लेकर इस वक्त तक जितने भी केसेस दाखिल सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस दाखिल हुई हैं उन एक को भी नंबर नहीं दिया गया और 55,000 केसेस पहले ही जेर इल्तवा वहां पर पड़े हुए हैं, उनको नहीं देखा जा रहा। तो ये मतलब इसको हम क्या कहें? जस्टिस मुनीर के मामला अभी तक पड़ा हुआ है, जस्टिस तमीजुद्दीन का मामला अभी तक पड़ा हुआ है, जुल्फकार अली भुट्टो का मामला अभी तक इल्तवा में है, 12 साल से जेर इल्तवा है, 55,000 केसेस जेर इल्तवा हैं। उन 55,000 केसेस से जुड़े लाखों लोग इस वक्त उनकी नजरें आपके इंसाफ की तरफ है, लेकिन आपके इंसाफ के तराजू का पलड़ा इमरान खान की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि वो आपके गॉडफादर हैं, वो आपके बच्चों के गॉडफादर हैं, वो आपकी फैमिलीज के गॉडफादर हैं। तो आप सिर्फ एक शख्स के लिए पूरे मुल्क को में आपने जो हिजान की कैफियत में मुल्क को डाल रखा है और आपने पूरे मुल्क की मैशत को बर्बाद करके रख दिया है, आपने मुल्क के पूरे पॉलिटिकल कल्चर को आपने तबाह करके रख दिया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा कर रखा है। इससे क्या नतीजे निकलेंगे? दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान कैसी रियासत है और पाकिस्तान की अदलिया जो है पार्लियामान को उंगलियों पर नचा रही है और पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इनको घर भेजने जा रही है। नाज़रीन, मेरे जरा तो अलग कह रहे हैं, ताहम जो है वो हुकूमत ने फैसला किया है कि शायद कल
इन कैमरा सेशन होगा। उस इन कैमरा सेशन में ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फौजी क़यादत भी शरीक होगी। तो इसमें जायजा लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस वार का जवाब क्या दिया जाए। तो नाजरीन, जहां मैंने कहा था और आज मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तलवार म्यान से निकल चुकी है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तलवार किसी भी वक्त किसी की भी गर्दन पर चल सकती है और इस 8 रुकनी बेंच के अलावा किसी भी वक्त एक और लार्जर बेंच तश्कील पा सकता है खुद ब खुद, और उसका जो फैसला आएगा और उनके जो नोट्स आएंगे वो उनके इस 8 रुकनी बेंच के ऑर्डर्स को जो है वो यूं समझ लें कि नल एंड वाइड कर देंगे। फिर फैसला जिस तरह अभी मैं कह रहा हूं ना कि 5-3 से होगा, 5-3 से होगा या 6-2 से होगा, तो इसी तरह अगर वो लार्जर बेंच बन गया और उनका भी फैसला आ गया तो फिर किसका फैसला हम मुकदम जानेंगे? उनका जो मोस्ट सीनियर हैं या उनका जो करप्शन में मुलविस हैं, जो उनका जिनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में करप्शन की शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, उनका के जिनकी शिकायत को दबाया जा रहा है, उनका के जिनके खिलाफ फोन कॉल्स या वीडियो कॉल्स पकड़ी जा चुकी हैं, उनका के जिनके बेटे धड़ाधड़ माल कमा रहे हैं, उनका के जिनको जो है वो सियासी रिश्वत की बुनियाद पर मोस्ट जूनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। तो बहरहाल आने वाले 2-3 दिन इंतहाई अहम है और ये 2-3 दिन पाकिस्तान की तारीख रकम करेंगे और ये तारीख बड़ी अजीब, अनोखी और मुनफरिद होगी, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है इस तरह पाकिस्तान में शायद पहले कभी हुआ हो। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मामला होता है तो फिर तो खैर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले भी चलता रहा है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटकर कोई चीज़ होती है और अगर ये हुकूमत भी एक बात ये रह गई थी कि हुकूमत ने भी ये ठान ली है कि 20 अक्टूबर से यानी 20 अप्रैल से पहले, यानी इस बिल के एक्ट बनने से पहले वो कुछ ऐसा करेंगे कि ये बेंच खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।